हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं इस खजाना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिस तरीके से बुनियादी बैच हमारा चल रहा है उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमारा इकाई 2 का टॉपिक है, ठीक। देखिए इसमें से क्या क्या दिखा रहा है। इसमें यह दिखा रहा है कि किस तरीके से कुछ इसमें चीजें दिखाई गई है। देखते हैं एक बार क्या लिखा है, फिर हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। शिक्षकों के लिए कुछ चीजें इसमें दिखाया है। देखिए कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। यह उसी क्रम में अगली कड़ी है, लिहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई है, ठीक है, उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा। खास तौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मतलब समझ में आ रही है ना। तो रियलिटी में जो है उसको अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत बढ़िया तरीके से वह कर सकता है। फिर कह रहा है इस प्रसंग में अखबार और टेलीविजन रिपोर्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में सनक भरा या नाउमीदी का रवैया लिए होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी। आपको उन्हें यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है, ठीक ना। आपको यह क्या करना होगा, बताना होगा कि संविधान क्या चाहता है और संविधान का सही माने क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। फिर कह रहा है अध्याय 4 में कानूनों की समझ पर केंद्रित है। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। बच्चों को क्या पता कानून क्या होता है। फिर कह रहा है कानूनों के बारे में उन्हें समझाने और के लिए ज्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे, तभी वे यह समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। समझ आ रहा है ना। अभी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई है कि कानून का यह शासन किस तरह विकसित हुआ और राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों के मनमानेपन का किस तरह विरोध किया। यानी कि किस तरीके से हम लोग यूनिटी बनाए, किस तरीके से हमारा एक नियम कानून बना, हम सब एक हुए, हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को किस तरीके से खदेड़ा भारत से, इस सब की बात करता है। फिर कह रहा है अध्याय 4 में दिए गए चित्र कथा पट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। इस चित्रकथा पट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए विचाराधीन प्रस्तावित कानून का भी उदाहरण दे सकते हैं ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ पाए। समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इसलिए इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। क्या कह रहा है, इतिहास में हमें ऐसे बहुत से कानून दिखाई देते हैं, बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कानूनों का जो अन्यायपूर्ण मतलब आपके हित में नहीं था उसके लिए हम लोगों ने विरोध किया। वही बात कह रहा है कोई कानून किस आधार पर लोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा ले। कैसे हो सकता है भाई, समझने वाली बात है कि अंग्रेज भारत में आया, शासन किया। अब शासन अंग्रेज भारत में कर रहा है, कानून कहां बना रहा है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के संसद में। अब ब्रिटेन के संसद में कानून बनेगा और लागू होगा भारत में और भारतीयों के विचार उसमें समाहित नहीं होगी तो आपका शोषण होगा कि नहीं होगा। वही बात तो कह रहा है
विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। यानी बच्चा को यह समझाने की कोशिश करें कि किस किस तरीके से आपके यहाँ सिस्टम चेंज हुआ है, किस तरीके से हम लोगों ने अपने नियम कानून को शुरुआत में लाए और किस तरीके से हम पे कोई और कानून चल रहा था उसको भगा के हमने एक अपना कानून लाया, उसकी बात कर रहा है। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या कह रहा है। अब कह रहा है इसमें अध्याय 3 में हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक ना। क्या कह रहा है, हमें संसद क्यों चाहिए। अब सबसे पहले मामला ये निकल के आता है कि ये संसद है क्या। जब तक संसद को नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, है नहीं। आपको यह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे समझ में आएगा, जब आप उसके बारे में समझेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, समझिएगा संसद क्या होता है। 3 तरीके की यहाँ पे मामला है, ठीक है। क्या मामला है, 3 तरीके का। एक है यहाँ पे लोकसभा और एक मामला है यहाँ पे राज्यसभा, ठीक। और बीच में एक मामला निकल के आता है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। क्या है ये, राष्ट्रपति। तीनों को मिला अगर हम देंगे एक साथ तो हम इसको क्या कह सकते हैं, संसद। क्या कह सकते हैं, संसद। अब समझ में आ रहा है ना। अब ये कह रहा है कि तीनों क्यों चाहिए, सिस्टम को चलाने के लिए, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्यों पड़ती है जो समझिएगा। अब यहाँ पे लोकसभा है, इसका क्या होता है, प्रत्येक 5 साल पर, प्रत्येक 5 साल पर क्या होगा, चुनाव। प्रत्येक 5 साल पर क्या होगा, चुनाव होगा और आप इसमें वोट देते हैं। कौन वोट देता है, आप वोट। आप इसको वोट देते हैं। कौन देता है, आप देते हैं, मतलब हम सभी जनता देते हैं। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति को आप वोट देते हैं अलग अलग पार्टियों अपना अपने लोग को खड़ा कर देता है। जितना भी सीटें हैं उस पर अलग अलग पार्टी क्या करता है, खड़ा कर दिया अपने मेंबर को, और खड़ा करने के बाद क्या करता है, चुनाव होता है। जिस राजनीतिक पार्टी को 50+1 सीटें आ गया, ठीक, वह क्या करता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और कहता है कि सरकार बना दीजिए। ठीक, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सरकार बना देते हैं। और जब सरकार बन जाता है तो वही व्यक्ति नियम कानून बनाता है और उसको लागू करवाता है। हमारे आपके लिए ही तो देखभाल हमारी आपकी करता है, हमारे आपके लिए कानून बनाता है, विधि व्यवस्था बनाता है, योजनाएं बनाता है। समझ में आ रहा है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसद। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है, समझ रहे हो ना, क्या है, गर्व, कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यहां जो आपने वोट दिया यही लोकतंत्र की पहचान है, यही लोकतंत्र की ताकत है। फिर कह रहा है इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों, आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करता है। अब समझ में आ रहा है ना। ये जो सिस्टम है संसद वाला, क्यों यहाँ पे अगर आप वोट नहीं देते तो आप क्या कहोगे, लोकतंत्र हमारे लिए थोड़े ना है। क्यों, हम वोट नहीं दिए, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपकी ताकत है इसीलिए लोकतंत्र है। समझिएगा, इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है।
ये जो आपका जो वोट है यही आपके लिए निर्णायक साबित होगा, यही आपके लिए ताकतवर साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर गलत सरकार कुछ करेगी तो फिर यहां से आप क्या करते हैं, उसको अगली बार वोट नहीं देते हैं, चेंज हो जाता है। तो उसको डर बना हुआ है ना कि अगर हम किसी तरीके का मतलब निरंकुश वाला काम करें, किसी तरीके का मतलब जनता हित में काम ना करें, तो क्या होगा, सरकार इसको हटा सकती है, मतलब सरकार से हट भी सकते हैं आप। इसीलिए लिख रहा है कि सरकार पर अंकुश यानी कंट्रोल करने की पावर भी हमारे यहाँ है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे ताकत क्या है आपकी। चलिए अब कह रहा है, यहां देखिए, अब कह रहा है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब जरा इसको समझते हैं क्या बात है। देखिए यहां पे क्या मामला है, क्या कह रहा है यहां पे, देख रहे हैं ना, बटन दबाना वाला सिस्टम है। जिनको आपको अच्छा लगता है बटन दबाइए, कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती, ठीक ना, प्रेशर लेके दबाव लेके आपको वोट नहीं ले सकता। पहले लेता था, अब नहीं ले सकता, क्योंकि अब हम सभी जनता जागरूक हो गए हैं, हमको अपनी ताकत, हम अपने अधिकार पता है। फिर कह रहा देखिए क्या कहता है, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जैसा कि हम जानते हैं क्या है, जो भारत है वह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये तो हर व्यक्ति को पता है। वैसे समझिए, इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था, ठीक ना। आसान से तो अंग्रेज नहीं गए होंगे, क्या किया गया होगा, बड़ी मुश्किल से उनको भगाया गया था। फिर कह रहा है इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। क्या कह रहा है, बहुत समाज के तबके मतलब अमीर गरीब, समझ में आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक, हर कष्ट के, हर समुदाय के, हर विधि व्यवस्था, हर तरीके के लोगों का, इन द सेंस इसमें ये नहीं कहा सोचना था कि आप किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, नहीं, बस आप भारतीय हैं, लड़िए, अंग्रेजों को भगाइए, इस तरीके की विचारें थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है, वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। फिर कह रहा है औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। क्यों? मारता था, पीटता था, नहीं, शोषण करता था, उसके लिए डर लगते थे, डर से रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। समझ में कुछ आया कि नहीं? क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की, इनकी स्थापना भी तो 85 में तो हुआ, और स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, भारतीयों के विचार अंग्रेजों के समक्ष पहुंचाना। ठीक, मांग किया, क्या मांग किया मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर चुनाव होता है तो वहां पे मेरा भी सदस्य होगा। फिर कह रहा है और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। यही तो नहीं देना चाह रहे थे, जब इतना ही दे देते तो फिर मामला कहां बिगड़ता। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है 1990 में, है ना, 1990 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या बना था 1990 में, सॉरी
1909 है, ध्यान रखिएगा, वही तो मैं कह रहा हूं 1909, 1909, सॉरी ध्यान रखिएगा 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। तो जा रहा है ना, 1909 में एक्ट बना, उसमें यह कहा गया कि आप अपनी प्रतिनिधि को मेरे पास भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा सर्वपरिमाण वही होगा। फिर कह रहा है हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, क्योंकि अब भारतीयों का प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रिटिशों पे बढ़ रहा था, अंग्रेजों पे बढ़ रहा था। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अब समझ में आ गया ना। फिर कह रहा है जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। अब यह झुकाव आना शुरू हो गया था। यह लग रहा था कि जिस तरीके से भारतीय प्रेशर बना रहे हैं, अब भारतीय जागरूक हो रहे हैं, इच्छाएं उनकी जग रही है, अगर भारत स्वतंत्र होगा तो उसमें सभी भारतीयों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगी। मतलब लोग अपनी क्षमता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, बिल्कुल बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी, बिल्कुल नहीं। सरकार यही तो रोक लगाना है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती, आप करिए, लेकिन हमारे नियम कानून के तहत रह के करना होगा, जनता के हित में रह के करना होगा, सभी जनता को अपने विश्वास में लेके करना होगा। ठीक है। फिर कह रहा है इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। अब तो समझ में आ गया ना मामला। चलिए फिर कह रहा है आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया गया, जरा इसको हम लोग देख ले। इस क्षेत्र में मतदाता, देखिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं ना, चाचा छाप रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या है आपका क्वेश्चन, पूछ देगा, ठीक ना, कि ईवीएम का जो है ईवीएम मशीन है ना, इसकी पहली बार उपयोग कब किया गया था? 2004 के आम चुनाव में पहली बार किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतदाताओं की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। भाई पेड़ के जो काट के जो पेपर बनते थे, उसी पेपर से वोटिंग होती थी। अब वह बंद हो गया, अब एक मशीन से काम हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? 1.5 लाख पेड़ों को सुरक्षा मिला ईवीएम मशीन आने से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहली बार किस चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया? तो 2004 के आम चुनावों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। ठीक, इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार सिद्धांत को अपनाया। मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसका उम्र कितना 18 वर्ष है, वह व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ठीक, सार्वभौम मतलब सभी को, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, मतलब नहीं है, भारत का नागरिक है, वोट देगा। ठीक, फिर कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अब कह रहा है लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में जरा चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, देखिए, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, यानी स्वीकृति,
ठीक, फिर कह रहा है और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दिया। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है, किसके पीछे? लोकतंत्र के पीछे क्या होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नागरिक, जनता। जब ताकत किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। वही बात यह कह रहा है। अब कह रहा है व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। क्या है? चुनाव। आप जिसको वोट देते हो वही व्यक्ति सरकार बनाता है और आप उसको अधिकार दे देते हो कि भाई आप ये काम करिए। देखिए, सरकार में कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी मर्जी से करता है। आपने जिसको चुन के भेजा है, यानी कि एक व्यक्ति वहां गया जरूर है, लेकिन अपने एरिया में जितना भी लोग है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, फिर कह रहा है लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मैंने लिखा था ना, लोकसभा याद रहेगा ना? लोकसभा याद है ना? हाँ। फिर कह रहा है इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ लिया, उसमें आधा से अधिक सीट चाहिए, एक मिनिमम। जितना सीटें आ गया, क्या होगा? वह व्यक्ति अपना लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवा देते हैं, सरकार शुरू हो जाती है। वही बात तो कह रहा है। फिर कह रहा है जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। क्या कह रहा है? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को, मतलब संसद में कोई एक पार्टी नहीं होगा, जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी हो होंगे। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। यही हमारा क्या है? लोकतंत्र। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है देखिए, किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है लोग। ईवीएम लेके, देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है। ईवीएम लेके लोग इलेक्शन कराने जा रहे हैं। नहीं, कोई हाथी पे चढ़ के जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों पर एक महत्वपूर्ण विषय था। हमने पढ़ा था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर से दोहरा ले। देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अब इसमें यह कह रहा है कि विधायक कौन होता है? एमएलए। देखिए यहाँ पे विधायक कौन होता है, ये मैं आपको बता दूं। विधायक कौन होते हैं? जिस तरीके से यहाँ पे एक हमने क्या किया था, ये हमारा भारत है, इसमें अलग अलग राज्य है ना? अलग अलग राज्य है। ये क्या है? एक राज्य है, स्टेट है ना? अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में चुनाव हो रहा था उसी तरीके से यहाँ भी चुनाव होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? विधानसभा, यहाँ होगा विधान परिषद, और यहाँ पे होगा कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ पे चुन के आएंगे उसको हम लोग कहते हैं विधायक जी। क्या कहते हो? विधायक जी। ये विधायक जी जो होते हैं इस राज्यों में होते हैं, राज्यों को प्रतिनिधि करने वाले लोग होते हैं। और जो सांसद हो रहा था, सांसद बताया था मैं लोकसभा के मेंबर को, वह किसको कर रहा था? पूरे देश को कर रहा था। ये चीज हमेशा समझ जाइएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन है। विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है,
आम जनता के द्वारा किया जाएगा। सीधी सी बात है। राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है? अरे भाई, राज्य विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे और संसद का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा में क्या होगा? ये राज्यों को प्रतिनिधि करता है और लोकसभा देश का प्रतिनिधि करता है। ठीक इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए ये है हमारा पार्लियामेंट। देखिएगा एक बार भाई, क्या है? हमारा पार्लियामेंट का फोटो है। ठीक है, इसी तरीके से अंदर में क्या होता है? चेयर होता है। ठीक, यहाँ पे अध्यक्ष बैठे होते हैं और यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष निर्दलीय सभा मिलकर बैठे होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है? भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। संसद है वह क्या है? देश की सर्वोच्च कानून निर्माती, कानून बनाने वाली संस्था है। कौन? संसद। इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने बताया ना क्या होगा? एक दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सब क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक ना? राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 250 हो सकता है। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति ऑटोमेटिक। ध्यान रखिएगा। फिर है लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक ना? अब यहां समझिए क्या कह रहा है। संसद की क्या भूमिका होती है, जरा इसको हम लोग अभी समझते हैं। संसद की भूमिका देखिए क्या होता है। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। समझ में आ गया ना? प्रत्येक 5 साल पे लोकसभा का भी चुनाव होता है, प्रत्येक 5 साल पे विधानसभा का भी चुनाव होता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि 41 पर दिए गए चित्र के नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने मेंबर को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं और वहां से चुनाव फाइट करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है नीचे दी गई तालिका के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत अच्छा समझाया है। ये है राजनीतिक दल। ठीक ना? क्या है? राजनीतिक दल। अब यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य संख्या का क्या संख्या है। भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? 2, कम्युनिस्ट पार्टी को 2, मार्क्सवादी को 22, इंडियन कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट को 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 404। ये 1984 का परिणाम है, ध्यान रखिएगा। फिर है जनता पार्टी को 10, लोकदल को 3। अब जरा बताइए लोकसभा में, ठीक है, अब सबसे ज्यादा सीट किसकी है? मैंने क्या बताया? 545 बोला है ना लोकसभा का सीटें की संख्या है। 50 + 1 कर दीजिए। ठीक है, तो कौन आ जाएगा? सबसे ज्यादा किसकी है? कांग्रेस की। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि मुझे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को क्या कौन सी मंत्रालय देना है। लिस्ट डिसाइड करके और किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति एक फिक्स डेट देख देंगे और उस डेट को क्या होगा? सरकार गठित कर दी जाएगी, यानी शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार गठित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब कह रहा है क्षेत्रीय दल है, ये सब क्षेत्रीय दल है। देख रहे हैं ना? सब क्षेत्रीय दल हैं। अब यहां पे कह रहा है 13वीं लोकसभा का चुनाव देख लीजिए। इसमें भी रुझान किसके अंदर में आ रहा है? भाजपा के अंडर में, यानी कि भाजपा सबसे ज्यादा है। लेकिन 545 का
545 का आधा नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, अब इसको जोड़ेगा, यानी कि यह क्या करेगा, अलग अलग पार्टियों को जोड़ तोड़ करता है। क्या कहता है, जोड़ता है। इसको क्या कहते हैं, गठबंधन। गठबंधन की सरकार तो कहते हो ना, डबल इंजन की सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं आया किसी को, ठीक है। तो क्या करेंगे, अलग अलग पार्टियों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी प्रूफ कर देते हैं कि भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा संख्या आ गई है, अब सरकार बनवा दिए। फिर देखिए क्या कहता है, चुने जाने के बाद ये उम्मीद संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। ध्यान रखिएगा, सांसद और संसद में बहुत अंतर है भाई। सांसद अगर बोलेगा तो किसी एक सदन का व्यक्ति होगा, और संसद बोल देगा तो 3 लोग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। कौन कौन सा काम करना होता है, जरा इसको देखते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, आप समझिए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। मैंने बोला ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। समझ में आ गया ना, अभी जस्ट ये समझाया हूं मैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होगा। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य तो होने ही चाहिए। 272 सदस्य जिस राजनीतिक पार्टी के पास हो गया, वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। अगर किसी के पास नहीं हुआ तो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टियों से वह जोड़ तोड़ करता है, अपने साथ जोड़ता है। जोड़ने के बाद यह प्रूफ कर देगा कि 272 मेरे पास आ गया है, वह जाकर राष्ट्रपति के पास चिट्ठा दे देगा। फिर कह रहा है, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक तरफ तो है कि पार्टी को 272 सीटें एक पार्टी को मिल गई, जिनको नहीं मिला वह क्या करेगा, विपक्ष में बैठेगा। यानी कि आप जो काम करेंगे, देखो लोकतंत्र में विपक्ष जितना ताकतवर होगा, उतना घेरेगा सरकार को, उतना सरकार अच्छा काम करती है। एक तरीके से एक सिंबल कहा गया है, ठीक ना। तो विपक्ष क्या करता है, वह विरोधी दल क्या करता है, सरकार को रोकता है कि आप गलत नहीं कर सकते, अगर गलत करेंगे तो आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, ठीक ना। और सरकार को डर लगा रहता है कि मैं कुछ अगर इस तरीके गलत काम करूंगा देश के खिलाफ, ठीक ना, देश के हित के खिलाफ, तो क्या होगा, हमारी जो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, हम फिर अपोजिशन पार्टी मेंबर में आ जाएंगे, इन द सेंस की लिस्ट में आ जाएंगे और सरकार बना लेगा। सरकार में जाने का डर लगा रहता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है, कार्यपालिका का चुनाव करना, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। अब तो समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। क्वेश्चन है, अंडरलाइनिंग करके चलिएगा आप या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर कह रहा है, ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि कोई भी मंत्री हो सकता है, वह काम को संभालता है। फिर कह रहा है, हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है, ठीक ना। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन, मैंने बताया ना गठबंधन वाली, एक राजनीतिक दल क्या करते हैं, आपस में 2-4 राजनीतिक दल को मिला लेते हैं और सरकार बना लेते हैं, तो साझा मुद्दों पर काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हो, काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
इस तालिका में 1999 में हुए 13वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। अगर भाई क्या है 272 तो चाहिए ना, अब नहीं बना पाया तो क्या करेंगे आप, छोटे छोटे पार्टियों को तो मिलाएंगे ना, वही बात इसमें ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें है कुछ चीजें जरा हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं, देख रहे हो ना, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। ठीक है, इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय क्या है, स्थिर है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में भी स्थित है, अलग अलग इमारतें भी बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए वहां भी स्थित है। अब कह रहा है राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार है, समझिए ऐसा, मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी की सरकार है, कहां पे, लोकसभा में, सेंस की लोकसभा में इसकी क्या है, सीटें ज्यादा है, तो जो बिल लेके आएंगे पास करा लेंगे, क्योंकि इनके पास सीट ज्यादा है। लेकिन राज्यसभा में क्या होगा, रोका जाएगा। अगर गलत बिल लेके आप आएंगे, तानाशाही के रूप में आएंगे, मनमानी तरीके से करेंगे, तो राज्यसभा रोकेगा। इसलिए राज्यसभा का भूमिका बहुत अहम होती है, ध्यान रखिएगा। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कौन करता है, विधायक जी, यानी विधायक को आप वोट देते हैं ना, वही विधायक क्या करता है, किसको वोट देता है, राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल, क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसद के सत्र का सबसे पहला काल क्या होता है, प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद लिख रहा है, ध्यान रखिएगा, मेंबर जो व्यक्ति बिल लेके आया है के काम काज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक ना। सवालों के माध्यम से सरकार को की खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। मतलब अगर मनमाने ढंग से कोई शासन व्यवस्था चलाना चाहेंगे तो आप नहीं चलाने देंगे, आपको बिल पास नहीं करने देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या करते हैं, जो विपक्षी पार्टी है वो क्या करता है, सरकार की जो नीति और कार्यक्रम है जो उसके अंदर कमी है उसको सामने लाता है और अपनी नीतियों का जन समर्थन यानी कि पब्लिकों को के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, पब्लिकों से अपना वाहवाही करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे है ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये क्वेश्चन टाइप के हैं। क्या कह रहा है, लोकसभा अतरांकीय प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण नामक मानक प्रकाशित करने को भी कहा है।
द सेंस कि यह विपक्षी पूछ रहा है किससे, सरकार से, कि आप ये सारा क्वेश्चन दीजिए। अब इसमें आंसर मिल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री है, उसको उत्तर दे। ठीक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें। यानी कि जवाब देगा कि हाँ हमने इस पे काम किया है, अभी काम चल रही है, हमने रिपोर्ट मांगा है। कौन देगा, जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है। अब कह रहा है इसमें, ठीक ना, सांसदों को के प्रश्न से सरकार को भी, क्या कह रहा है, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, सरकार भी सुनती है ना कि क्या हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। कह रहा है ना, अगर गलत तरीके से कुछ हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए वो काम करता है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। यही हमारा लोकतंत्र की ताकत है। समझ में आ रहा है ना बातें? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कानून बनाना। अब क्या कह रहा है इसमें, कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में अब हम अगले अध्याय में क्या है पढ़ेंगे। कह रहा है संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। ठीक ना। फिर कह रहा है दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। देखिए, पहली में कितनी थी, चौथी में कितनी थी, पांचवी में, छठी, आठवीं, 10वीं, इस तरीके का वहां पे देखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। जब अलग अलग विचार होगा तो एक समूह के लोग कैसे आ जाएंगे। फिर कह रहा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में से केवल दलितों और आदिवासियों उम्मीदवार ही जीते, जिसको आप कहते हो ना कि भाई ये एरिया आदिवासी के लिए रिजर्वेशन के तहत दिया गया है और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 9% से ज्यादा से जरा सा ऊपर उठा है। समझ रहे हो ना, मतलब इतना दिन के बाद भी जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही नहीं मिल रही है। फिर कह रहा है इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। मतलब इसमें क्या होता है, आपकी विचार, आपका हिस्सेदारी को क्या करता है, यह दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आया इसमें शब्द संकलन। मतलब ये इसका मतलब क्या क्या जरा इसको हम लोग अभी देखते हैं। इसमें कह रहा है
किसी चीज पर अपनी सहमति देना स्वीकृति नहीं होता है। अरे भाई आपने एक विचार लेके मेरे पास आया, मैंने कहा कि हाँ ये विचार ठीक है, हम इसको अनुमति दे दिए, तो उसको स्वीकृति देना कहते हैं। फिर कह रहा है गठबंधन, मैंने बताया ना छोटे छोटे पार्टियों को मिला के सरकार बनती है, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। फिर कहता है अनसुलझे, मतलब ऐसी समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि ऐसी मामला फंस गया का समाधान जल्दी समझ में नहीं आए, उसको कहते हैं अनसुलझे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनसुलझे। देखिए आगे, अब यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या होगा इससे? लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, अब यहां पे दिया है इस तरीके का, आप जब इसको बनाएंगे पैराग्राफ को तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो है अगला जो अध्याय है हमारा अध्याय 4। ठीक, इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।